औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 फिज़िक्स सेकेंड ईयर कोर्स फर्स्ट चैप्टर ऑनलाइन क्लासेस का ये 8 लेक्चर है और इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है वो पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो रेट। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो रेट, ठीक है। मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम सम एरिया, ठीक है, या द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू यूनिट वेक्टर एरिया। किसी यूनिट वेक्टर एरिया से कितने फील्ड लाइन्स पास हो गए उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और मैं इस तरह भी कह सकता हूँ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर एरिया। उम्मीद है वेक्टर एरिया आप लोग जानते होंगे। देखिए, जनरली अगर आपसे कोई पूछे तो एरिया इज अ स्केलर। जनरली अगर आपसे कोई पूछे तो एरिया इज अ स्केलर, लेकिन फ्लैट एरिया को वेक्टर कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये फिजिकल बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स को हमारे लिए आसान बना लेता है, ठीक है। तो इसीलिए हम फ्लैट एरिया को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। और जनरली एरिया आपके पास है दैट इज अ स्केलर। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। और कौन सा एरिया वेक्टर एरिया होगा? फ्लैट एरिया फ्लैट सरफेस उसको वेक्टर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो ई डॉट ए, या इसको हम कहते हैं ई ए कॉस थीटा, ठीक है, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ए इज द वेक्टर एरिया। और थीटा आपके पास जो है दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये फार्मूला हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू के बारे में बताता है। आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ा और इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे भी यहाँ पर इंशाल्लाह बहुत जल्द फिजिकल क्लासेस में इंशाल्लाह कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। याद रखिए, डॉट प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 और 0 के दरमियान हो, दो वेक्टर्स का एंगल किसी भी डॉट प्रोडक्ट के फार्मूले में अगर 90 और 0 के दरमियान हो तो डॉट प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। डॉट प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, कॉस थीटा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। अब देखिए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा अगर आपके पास 0 डिग्री है, ये डायग्राम देखे, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो दोनों पैरेलल है, ठीक है। थीटा 0 है तो फ्लक्स को आप देख सकते हैं प्लस ई ए and it means the flux will be maximum। तो जब वेक्टर एरिया पैरेलल हो, दो बातें यहां पर, जब वेक्टर एरिया पैरेलल हो या नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर एरिया पैरेलल हो, ठीक है, या नॉर्मल यूनिट वेक्टर आपके पास पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फिर फ्लक्स आपके पास होगा मैक्सिमम होगा और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा प्लस ई ए, द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। और देखिए, जब आपके पास थीटा जो है 90 हो, इफ थीटा इज 90 तो cos 90 क्या होता है? 0। डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, इट मींस द फ्लक्स विल बी 0, ठीक है। अगर वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सरफेस एरिया इस तरह पड़ा हुआ है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रहा है, तो इस सरफेस एरिया से कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगा, ठीक है। फ्लक्स विल बी 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं अगर एंगल 180 और 90 के दरमियान हो सो डॉट प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, और अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास होगा इट विल बी नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास नेगेटिव होगा। और अगर वेक्टर एरिया एंटी पैरेलल हो, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोथ आर एंटी पैरेलल, तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस ई ए होगा। और इसका मतलब आपके पास ये होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मिनिमम। तो ये थीटा के बेस पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस कर लिया। वेक्टर एरिया पैरेलल या नॉर्मल यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। और अगर आपके पास वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर हो, तो फिर फ्लक्स आपके पास क्या होगा? 0 होगा, ठीक है।
अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया एंटी पैरेलल हो, ठीक है, तो फिर फ्लक्स आपके पास होगा इट विल बी मिनिमम, ये आपके पास मिनिमम होगा। एक बात यहां पर याद रखिए, ठीक है, मैं स्लोली आपको एक बात बता रहा हूं, जिस फार्मूले में भी cos थीटा और एरिया हो तो फिर उसके लिए हम दो बातें कर सकते हैं, एक सरफेस एरिया और एक वेक्टर एरिया, ठीक है। अगर यहां पर मैं देख लो ये वाला कंडीशन अगर मैं लूं, फ्लक्स इज इक्वल टू, चले मैं दोनों को लिख लेता हूं, ई ए कॉस थीटा, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, थीटा आपके पास जो है द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया और नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है, एंड फ्लक्स आपके पास ई ए साइन थीटा, बल्कि मैं यहां पर अल्फा लिख लूंगा, साइन अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा अगर आप लोगों ने इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब यह है कि अल्फा इज द एंगल बिटवीन सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। खास तौर पे फ्लक्स की इक्वेशन में जहां पर आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का, ठीक है, तो या जिस फार्मूले में भी एरिया इन्वॉल्व हो तो उसके लिए हम दो बातें कर सकते हैं, एक तो आपके पास सरफेस एरिया और एक आपके पास वेक्टर एरिया या नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर एरिया, ये दो बातें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम फ्लक्स में ई ए कॉस थीटा इस्तेमाल करें, मतलब कॉस इस्तेमाल करें, कॉस, तो फिर जो एंगल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया या नॉर्मल यूनिट वेक्टर के दरमियान होगा, ठीक है। और अगर आप साइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर जो एंगल होगा वो सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान होगा, वो सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान होगा, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए साइन अल्फा, तो ये बात याद रखें। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं लिख लूं एक एमसीक्यू, चले मैं लिख लेता हूं, when surface area is parallel to the electric field lines, when surface area is parallel to the electric field lines, then flux through surface area, ठीक है, फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया विल बी डैश, ए ऑप्शन मैक्सिमम, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन मिनिमम और डी ऑप्शन आपके पास जो है none of these मैं लिख लूंगा, चले none of these ठीक है। when surface area is parallel to the electric field lines then flux through surface area will be dash, maximum, 0, minimum, none of these, ठीक है। तो आप ये देखिए surface area is parallel, यहां पर surface area लिया गया है, तो surface area के लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करते हैं, साइन, पैरेलल, तो आपके पास एंगल जो होगा वो 0 होगा एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आंसर जो होगा वो 0 होगा अगर सरफेस एरिया पैरेलल हो टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप ये देखिए ये वाला डायग्राम यहां पर, आप चले मैं डायग्राम इसके साथ फिर बना देता हूं, ठीक है। ये आपके पास सरफेस एरिया है, ठीक है, द सरफेस एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और ये सरफेस एरिया है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अल्फा जो है इट इज 0, लेकिन अगर मैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर लूं, वेक्टर एरिया, ठीक है, दिस इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर या वेक्टर एरिया, तो थीटा आपके पास 90 है, तो आप देखिए cos 90 भी 0, तो इससे भी फ्लक्स आपके पास 0 आ जाता है और इससे भी फ्लक्स आपके पास जो है वो
जीरो आ जाता है। ठीक है, व्हेन द सरफेस एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो तो इट मींस वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा। तो आपने इन चीजों का आपने ख्याल रखना है कि यहां पर वेक्टर एरिया गिवन हो कि सरफेस एरिया। अब अगर मैं लिख लूं व्हेन वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर सरफेस को हटाकर मैं वेक्टर एरिया लिख लूं तो फिर आंसर आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर सरफेस एरिया में लिख लो, ठीक है, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो फिर आपके पास आंसर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बात याद रखें, खास तौर पे सेकंड ईयर कोर्स में बहुत जगहों पर ये इस्तेमाल होता है, जनरेटर में, ठीक है, मोटर वगैरह में। ठीक है, तो आपने जहां पर एरिया इन्वॉल्व होगा वहां पर आप लोगों ने देखना है कि वेक्टर एरिया की बात हो रही है कि सरफेस एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपने एहतियात से देखना होगा। ठीक है, तो साइन और कास का आपने थोड़ा सा ख्याल जो है वो करना होगा। सो दिस इज वन ऑफ द मॉडल एमसीक्यूज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वेक्टर एरिया हो तो फिर मैक्सिमम आंसर होगा, अगर सरफेस एरिया हो तो फिर जीरो आंसर होगा। ठीक है, साइन और कास की बात है। हम ये इक्वेशन कब इस्तेमाल करेंगे, अगर हम वेक्टर एरिया लेंगे, ठीक है, या नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया लेंगे। हम ये इक्वेशन कब इस्तेमाल करेंगे, अगर हम लोग सरफेस एरिया ले रहे हैं तो फिर हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर मैं ले रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। ठीक है, जब आपके पास जो है थीटा जीरो होगा तो देखिए यहां से मैं लिख सकता हूं ई इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। फ्लक्स को अगर आप यूनिट एरिया पे डिवाइड करें या फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताता है। इसके बारे में मैं कह सकता हूं दिस इज द फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और फ्लक्स पर यूनिट एरिया ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बता रहे हैं। फ्लक्स पर यूनिट एरिया आपको किस चीज के बारे में बता रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, आप अगर इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में ना तो आपको सोर्स चार्ज नजर आ रहा है ना टेस्ट चार्ज नजर आ रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन में ना तो आपको सोर्स चार्ज नजर आ रहा है ना टेस्ट चार्ज नजर आ रहा है। ठीक है, सो विदाउट यूजिंग अ टेस्ट चार्ज एंड विदाउट नोइंग अ सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज को बगैर इस्तेमाल करके और सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड को बगैर मालूम किए हुए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज को बगैर इस्तेमाल करके और सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड को बगैर जान के आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यूनिट फ्लक्स का जो है यूनिट ऑफ फ्लक्स, तो यूनिट ऑफ फ्लक्स आपके पास जो है दैट इज न्यूटन पर कूलम और स्पेस मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, यहां से एक और चीज भी हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लिख लो एक एमसीक्यू मैं यहां पर भी बना लूं कि आपके पास है फ्लक्स, आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम, देन number of electric field lines passing through 1 meter square area, 1 meter square area will be dash. A option 10, 100, 1 and D option 1000. ठीक है, electric flux is equal to 10 Newton per coulomb. Then number of electric field lines passing through 1 meter square area will be dash. 1 meter square area से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो पास होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वेशन से हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को भी मालूम कर सकते हैं।
ठीक है, यूनिट एरिया से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल रूल्स। तो आप ये देखें फ्लक्स आपके पास कितने हैं, 10 न्यूटन पर कूलम। तो आप ये देख सकते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा 10 न्यूटन पर कूलम और 1 मीटर स्क्वायर आपके पास है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास जो है, ठीक है, वो 10 न्यूटन पर कूलम पर 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, जो कि फ्लक्स से मैंने मालूम किया। तो इसका मतलब आपके पास ये है कि 10 नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा 10 न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब ये है कि 10 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट वेक्टर एरिया, जो कि हमने 1 मीटर स्क्वायर लिया हुआ है, ठीक है। कंक्लूजन ये है आसान अल्फाज में, इसका मतलब आपके पास ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो आपको किस चीज के बारे में बेसिकली बता रहा है, वो आपको बता रहा है कि यूनिट एरिया से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगे, ठीक है। तो अगर आपको फ्लक्स गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए कि आप ये बताएं कि यूनिट एरिया से या 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगे, तो वो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर से 10 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगे। जो वैल्यू फ्लक्स का होगा या जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा, ठीक है, वही आपके पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगे जो कि यूनिट एरिया से पास होंगे। तो देखिए मैंने इससे पहले भी आपको एक बात बता दी कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। देखिए आपसे मैं ये पूछ सकता हूं एक मॉडल एमसीक्यू कि द इक्वेशन यूज्ड टू measure electric field strength around source charge without using test charge and without knowing source charge. Equation used to measure electric field strength around source charge without using test charge and without knowing source charge will be dash. A option F divided by Q, B option KQ divided by R square, C option फ्लक्स पर यूनिट एरिया, डी ऑप्शन आपके पास जो है नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। फोर्स पर यूनिट चार्ज के क्यू, ये टेस्ट चार्ज है आपके पास, ठीक है, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। या मैं नन ऑफ दीज के बजाय ये लिख लूंगा, नन ऑफ दीज के बजाय मैं लिख लूंगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं, फ्लक्स पर यूनिट एरिया भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ऊपर आप एमसीक्यू में देख लें क्या पूछ रहे हैं आपसे, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपसे ये पूछ रहा है कि गिवन इक्वेशंस में कौन सा इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे विदाउट यूजिंग अ टेस्ट चार्ज एंड विदाउट नोइंग अ सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज को बगैर इस्तेमाल करके और सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड को बगैर जान के हम किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें तो टेस्ट चार्ज है, इसमें सोर्स चार्ज है, तो हम इन दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसमें आप देखिए ना तो आपको टेस्ट चार्ज नजर आ रहे ना आपको सोर्स चार्ज नजर आ रहे। तो देखिए हमने स्टार्ट किया था कि हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड सोर्स चार्ज मालूम करने के लिए वो एक टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। फिर हमने एक ऐसा इक्वेशन निकाला, ठीक है, ये वाला इक्वेशन हमने फिर डिराइव किया, ठीक है, और इसमें टेस्ट चार्ज नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा इक्वेशन है
कि जिसमें सोर्स चार्ज को जानना तो ज़रूरी है, लेकिन टेस्ट चार्ज को बगैर इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और आज हमने एक ऐसा इक्वेशन जो है वो पढ़ा कि जिसमें ना तो टेस्ट चार्ज है ना सोर्स चार्ज है। ठीक है, और टेस्ट चार्ज के और सोर्स चार्ज के बगैर आप सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, वो तो एक एमसीक्यू हुआ। अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब है इसका? ठीक है, इसको मैंने फर्दर स्प्लिट किया। अगर आप यहां पर देख लें, मैंने लिखा है फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए E किस चीज के बराबर है? KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर के बराबर है। तो मैं यहां से देखिए आपको बता सकता हूं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज Q। फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय R स्क्वायर। फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी। आप देखिए, ये अगर आपके पास एक सोर्स चार्ज है एंड दिस इज द फील्ड लाइंस, ये आपके पास फील्ड लाइंस है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए, अगर आप मेरे हाथ के एरिया को ले लें, मैं यहां पर रख लूं, तो चार्ज के नजदीक है मेरा हाथ, और अगर चार्ज के नजदीक है डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, फ्लक्स ज्यादा होगा। देखिए ना, ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मेरे हाथ से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको दूर ले जाऊं तो कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मेरे हाथ से गुजरेंगे। फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। आप चार्ज से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो फ्लक्स वीक होगा, और ये R के साथ, R के स्क्वायर के साथ वेरी कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहां पर मैंने एरिया रख लिया और चार्ज और मेरे हाथ के दरमियान कोई मीडियम मैंने रख लिया, तो मीडियम के रखने से द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज तो फ्लक्स विल बी डिक्रीजेस। अगर मेरे हाथ और चार्ज के दरमियान कोई मीडियम ना हो, ज्यादा फील्ड लाइंस मेरे हाथ से गुजरेंगे। ठीक है, और अगर मेरे हाथ और सोर्स चार्ज के दरमियान हम कोई मीडियम रख लें, ठीक है, तो मीडियम रखने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी डिक्रीजेस, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीजेस। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो फ्लक्स विल बी डिक्रीजेस। फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, फ्लक्स आपके पास जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, या फ्लक्स रिलेटिव परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया और सोर्स चार्ज के दरमियान आप कोई मीडियम रख लें तो फ्लक्स आपके पास है इट विल बी डिक्रीजेस, वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसी ई को स्प्लिट किया फॉर अ पॉइंट चार्ज लाइक दिस। ठीक है, लेकिन अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो और एरिया आप कांस्टेंट ले रहे हैं, तो यूनिफॉर्म फील्ड में जहां पर भी आप एरिया रखेंगे, ठीक है, बाय कीपिंग थीटा कांस्टेंट, ठीक है, बाय कीपिंग एरिया कांस्टेंट, सिंस ई कांस्टेंट होता है तो फ्लक्स आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड में कांस्टेंट होगा। जब तक आप एंगल चेंज ना करें, थीटा चेंज ना करें, और जब तक आप एरिया चेंज ना करें, तो यूनिफॉर्म फील्ड में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होता है तो फ्लक्स भी आपके पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। अच्छा, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब यहां पर मैं छोटा सा एरिया रख रहा हूं, इतने से एरिया रख रहा हूं, ठीक है, और मैं ज्यादा से एरिया रख रहा हूं, तो जितना ज्यादा एरिया आप रखेंगे बाय कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे गुजरेंगे, फ्लक्स ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन आप एरिया जितना कम रखेंगे तो कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम एरिया से पास होंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास होगा वो कम होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। ठीक है, थीटा के चेंज करने से, जो कि पहले मैंने आपको बता दिया, फ्लक्स चेंज होंगे। अगर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो मैं थीटा को अगर चेंज कर रहा हूं तो फ्लक्स भी आपके पास क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिपेंडेंस हुआ
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, एरिया पे और एंगल पे, कि एंगल चेंज करने से भी फ्लक्स आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक बात याद रखें, फ्लक्स का ये वाला जो इक्वेशन है E A cos थीटा, दिस इज ओनली फॉर ओपन और फ्लैट एरिया। ठीक है, फ्लैट और वेक्टर एरिया, हम प्योरली वेक्टर एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लैट एरिया के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें। फ्लैट एरिया क्या होता है मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेटिस्फेयर एरिया, ये फ्लैट एरिया कहलाता है। ठीक है, तो ये प्योरली आपके पास फ्लैट एरिया के लिए हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब जहन में क्वेश्चन ये आता है कि क्लोज सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, मैं यहां पर लिख भी लूंगा कि क्लोज सरफेस एरिया आपके पास क्या होता है। क्लोज सरफेस एरिया, the surface area which bound some volume of a space, the surface area which bound some volume of space। ठीक था, और मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, the area of any 3D ऑब्जेक्ट और बॉडी। ठीक है, किसी भी 3D बॉडी या ऑब्जेक्ट का आप सरफेस एरिया ले लें, वो क्लोज सरफेस एरिया कहलाता है। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, आप देखिए उस रूम के कितने सरफेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम के 6 फेसेस हैं। ये व्हाइट बोर्ड जिस दीवार पे लगा हुआ है, ये एक फ्लैट एरिया है या ओपन एरिया है। छत जो है वो एक फ्लैट एरिया है, ओपन एरिया है। ठीक है, ज़मीन जो है इस कमरे का फ्लोर, ये एक फ्लैट एरिया है, बाकी 4 दीवारें फ्लैट एरिया है। अगर इन 6 फेसेस का एरियाज मालूम करके आप ऐड कर जाए, इन रूम के 6 फेसेस के एरियाज मालूम करके आप ऐड कर जाए, तो आपके रूम का क्लोज सरफेस एरिया आ जाएगा। मेरे हाथ में मार्कर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये, और इसके ये कर्व्ड एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करें और क्लोज सरफेस एरिया मालूम करें, ये वाला कर्व सरफेस एरिया, तो ये इस मार्कर का क्लोज सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया क्लोज सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, अब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये एक फ्लैट एरिया है, फ्लैट एरिया। ठीक है, ये ओपन एरिया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एक फ्लैट एरिया है। इस कर्व एरिया का अगर मैं ये पार्ट ले रहा हूं, सिर्फ ये पार्ट, तो ये एक ओपन एरिया है, फ्लैट एरिया है। लेकिन इन तमाम ये एरिया और ये क्रॉस सेक्शनल एरियाज मालूम करें, ये इस मार्कर का क्लोज सरफेस एरिया होगा। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम के 6 फेसेस हैं, उस 6 फेसेस के एरियाज मालूम करके आप ऐड कर जाए तो उस रूम का क्लोज सरफेस एरिया आ जाएगा। लेकिन आपके रूम का हर एक दीवार, छत और फ्लोर ये ओपन एरिया कहलाता है, ये फ्लैट एरिया कहलाता है। तो ये वाला इक्वेशन हम फ्लैट एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जहन में क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम ये फ्लैट एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब अगर इस रूम में कोई चार्ज पड़ा हुआ है और मुझसे कोई ये क्वेश्चन करे कि इस रूम से फ्लक्स क्या होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर इस रूम में, आपके रूम में एक चार्ज पड़ा हुआ है और आपसे कोई पूछे कि इस रूम से फ्लक्स क्या होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर भी आप ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किस तरह इस्तेमाल करेंगे? ये तो फ्लैट एरिया के लिए है, हाँ बिल्कुल फ्लैट एरिया के लिए है। तो आप क्या करेंगे? आप एक एक सरफेस से फ्लक्स मालूम कर लेंगे, आप एक एक सरफेस से फ्लक्स मालूम कर लेंगे। ठीक है, इस दीवार से, उस दीवार से, इस दीवार से, इस दीवार से, छत से, फ्लोर से, आप एक एक के लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल करें और फिर उसको आप ऐड कर जाए तमाम वॉल से, तमाम सरफेसेस एरिया से जो फ्लक्स है वो मालूम करके ऐड कर जाए, आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो फिर आप लोगों ने ये टेक्निक इस्तेमाल करना होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, अगर सरफेस एरिया फ्लैट ना हो, अगर क्लोज सरफेस एरिया हो और उससे आपने फ्लक्स मालूम करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसके सरफेस एरियाज को स्मॉल स्मॉल वेक्टर एरियाज में डिवाइड करेंगे और तमाम वेक्टर एरिया से आप फ्लक्स मालूम करके ऐड कर जाए,
ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स फ्रॉम दैट क्लोज सरफेस और फ्रॉम दैट 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फ्रॉम दैट कर्व्ड एरिया। ये तरीका होता है क्लोज सरफेस एरिया से फ्लक्स को मालूम करने के लिए, ठीक है। तो ये तरीका है फ्लक्स मालूम करने के लिए। फ्लूइड एरिया जो है हम इससे मालूम करते हैं, क्लोज सरफेस एरिया है, उसके लिए हम फ्लक्स किस चीज़ से मालूम करते हैं, तो वो तरीके आप लोगों ने सीख लिए, ठीक है। अभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं। 2 दिनों से थोड़ा सा हमारे घर में भी नेट का प्रॉब्लम है, वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसलिए 2 दिन हो गए मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, ठीक है। आप क्वेश्चंस भेजा कर, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब जो है वो सेंड करूँगा जब भी हो, ठीक है। दूसरी बात ये, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा लेक्चर नंबर 9 में गासेस लॉ इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगा। तो आप सब जो है लेक्चर नंबर 9 से पहले गासेस लॉ और उसके एप्लीकेशंस एक नज़र ज़रूर पढ़ें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं गासेस लॉ जो है वो पढ़ाऊँगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।